Assalamualaikum viewers, this is me Nafisa Bakir Mir, is your teacher Nasamometer। तो हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की BSc इन जेनरिक सेकंड ईयर। आप बेशक किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो सेम हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। सबसे लॉजिकल बात इसकी ये है कि आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं जो टॉपिक आपने सीखनी है। हमारा रेगुलर लेक्चर तो है वो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में उसका नाम बता दें, वो टॉपिक आपको सिखा दी जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। सबसे पहले तो पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी लफ्ज़ के मफहूम को ज़रा देख लिया जाए। पैथो लफ्ज़ का मतलब होता है डिजीज़ काजिंग, फिजियो का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल से कैसे यानी वो उस चीज़ के या उस बॉडी के फिजिकल फंक्शन से डील करे, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी उस चीज़ को स्टडी करना। अब पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन में मैंने लिखा है सब्जेक्ट टू एक्सप्लोर द रूल ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजीज प्रोसेसेस एंड द फंडामेंटल मैकेनिज्म। पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि पैथोफिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं कि कोई डिजीज हुई क्यों, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन से रीजन से, और उसके बाद उसका फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या होता है। अब मैकेनिज्म तो देख लिया, लेकिन अब अगर वो डिजीज हो गई है तो उसके अंदर एवोल्यूशन कौन सा आता है, कौन सी कंडीशंस तब्दील होती हैं, ये होती है पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी, और पैथोफिजियोलॉजी इज अ कन्वर्जेंस ऑफ अ पैथोलॉजी विद पैथोफिजियोलॉजी। अब ये ना दो वर्ड्स हैं जिनको हमने कंबाइन किया हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी जो है ना, बेसिकली हम इसको पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दो अलग अलग वर्ड्स को आपस में जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी एजेंट्स होते हैं जो डिजीज काज कर रहे हैं या कोई भी डिजीज है उसके बारे में हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और जब बात आ गई फिजियोलॉजी तो किसी भी ऑर्गन की या किसी भी चीज़ के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमने इस वर्ड को कंबाइन कर लिया तो ये बन जाता है पैथोफिजियोलॉजी, यानी इसमें हम डिजीज भी पढ़ेंगे, उसके बाद वो किस तरह फंक्शन करती है, या अगर वो किसी चीज़ को डैमेज कर रही है तो उसके फंक्शंस पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ये सब हो जाता है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज अ मेडिकल डिसिप्लिन दैट डिस्क्राइब्स कंडीशन टिपिकली ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ डिजीज स्टेट। अब पैथोलॉजी में क्या आ जाता है, पैथोलॉजी ये स्टेट है, इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी डिजीज ले ले हम तो वो ऑब्जर्व हो चुकी है, मतलब डायग्नोज हो चुकी है, लेकिन अब हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, उस डिजीज की स्टेजेस कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करें, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सब किस चीज़ में आएगा, पैथोलॉजी। Whereas physiology is a biological discipline that describes process or mechanism operating within an organism। इसमें क्या होगा कि अब अगर कोई डिजीज हो गई है भाई, तो अब देखेंगे कि वो किस तरह उस डिजीज को स्प्रेड आउट कैसे हो रही है, वो डिजीज मतलब किस तरह वो फैल रही है। तो ये सारा किस में हम पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पैथोफिजियोलॉजी का। अब क्या है डिफरेंस फ्रॉम पैथोफिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या आएगा कि पैथोफिजियोलॉजी है, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज अलग से पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि हम उसमें डिजीज भी पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज पढ़ें तो हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि डिजीज के अंदर फंक्शंस वगैरह क्या हो रहे हैं। अब फिजियोलॉजी ऑफ डिसऑर्डर्ड फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ डिसऑर्डर्ड फंक्शन क्या होगा कि जो फंक्शन डिस्टर्ब हो चुके हैं, यानी कोई डिजीज सपोज कर लो किसी बंदे को डायबिटीज है या फिर कोई ऐसी एंटीवायरेटिक डिजीज ले लें आप, तो किसी वायरस की वजह से हुआ या जुकाम या फ्लू वगैरह हमें नॉर्मली होता रहता है, तो वो देखेंगे। तो इसमें पैथोलॉजी क्या है कि वो कॉज किस एजेंट ने किया, किस वायरस ने या बैक्टीरिया ने काज करवाया है। उसके बाद क्या देखेंगे कि उसके अंदर तब्दीलियां कौन सी आई भाई, नोजिया मतलब कौन कौन सी कंडीशन उसके अंदर चेंज हुई। तो ये सब किस में आएगा, फिजियोलॉजी में आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों कंडीशंस को मिला के पढ़ेंगे तो ये पैथोफिजियोलॉजी बन जाता है। दूसरा है पैथोलॉजी एम्फसाइजेस द स्ट्रक्चरल चेंजेस। पैथोलॉजी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखती है, वो ये नहीं देखती कि उसने किस तरह से फंक्शन किया, वो यही देखेगी कि उसका राइज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ स्टार्ट कैसे हुई। जबकि पैथोफिजियोलॉजी फोकस ऑन द फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दैट मैकेनिज्म, यानी वो क्या करेगी, उसके फंक्शन पे फोकस करेगी या किस तरह से वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है।
अब है हमारे पास द मेथोडोलॉजीज यूज्ड इन पैथोफिजियोलॉजी, यानी पैथोफिजियोलॉजी में हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, किस तरह से हम किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी देख लें या फिर कोई उसके रीजंस किस तरह ट्रेडिशनली लिमिटेड इन सिस्टमिक और ऑर्गेनिक लेवल। इसको हम या तो सिस्टमिक लेवल पे देखते हैं या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों, देखो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तभी उसके अंदर डिजीज काज होगी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसके अंदर ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है, पहले जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वो चीजें जो ह्यूमन बीइंग या किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाई जाएं जबकि उनको हम लेबोरेटरी में ना बना पाए, इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक थिंग्स। बट ये गलत है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वही हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने, तो वो हो गए हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नाउ मोर मेथड्स, उसके अलावा अब बहुत सारे मेथड्स और भी इस्तेमाल करे जाते हैं। अब है वाई पैथोफिजियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी क्यों होती है, मतलब हमें क्या पढ़ी हुई है कि हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, नर्सिंग में आके हमने पैथोफिजियोलॉजी क्यों पढ़नी है। इज अ ब्रिज नॉट बिटवीन द बेसिक साइंस एंड डिजीज बट वेरियस बेसिक साइंसेज, मतलब ये इज अ ब्रिज के तौर पे वर्क करता है किसके दरमियान, साइंस और डिजीज के दरमियान। फिर उस डिजीज से लेकर उसकी बेसिक साइंसेस तक। बेसिक साइंस कैसे हो गई, डिजीज हो गई, तो अब डिजीज की साइंस में क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि वो डिजीज कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके काजिंग एजेंट्स क्या थे, उसकी ड्यूरेशन क्या है, फिर उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो ये सारा हमें किसकी हेल्प से पता चलेगा, पैथोफिजियोलॉजी की हेल्प से। Enabling the students, clinicians and other practitioners to understand how disease develop, a clinical manifestation, effects and what are the fundamental mechanism। यानी ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होती है जो क्लिनिक पर वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप थर्ड ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर से ही आपका क्लिनिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो अब वहाँ पे जाते हैं आप, तो आपको कैसे पता लगे कि इस बंदे को कौन सी डिजीज है, तो आप क्या देखेंगे, उसके साइंस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद ड्यूरेशन देखेंगे, एजेंट्स देखेंगे। तो ये सब आपको कौन बताएगा, पैथोफिजियोलॉजी। जितने ज़्यादा सिम्टम्स और साइंस आपको याद होते हैं, आप डिजीज को उतना ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद है हाउ द टीचिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज अरेंज, यानी किस तरह से पढ़ना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि कोई भी डिजीज़ या कुछ भी हमारे पास है तो पहले तो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर पैथो के लिए आपको ज़रूरी है कि फंडामेंटल पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस का पता होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक पैथोफिजियोलॉजी हो, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अब क्या है मेजर पॉइंट्स इन लर्निंग पैथोफिजियोलॉजी, इसके अंदर मेजर पॉइंट्स कौन से होते हैं या सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, द जनरल कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज़ है तो उसके लिए आपके पास जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब सिंपल सी बात कर लें, जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि फीवर है। फीवर के बारे में आपका जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसका ये क्यों होता है, फीवर क्यों होता है, टेम्परेचर हाई होता है। अब टेम्परेचर हाई करने का क्या होता है, इसका मतलब ये एक ऑटो इम्यून क्रिएटिविटी है। कैसे, हमारे अंदर अगर कोई माइक्रोबियल या कोई भी ऐसा इन्वेडर आ जाता है तो हमारी बॉडी अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव करती है। किस लिए, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस करना चाहती है। हमारे अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ डिफेंस का आदी है। पहली कोशिश उसकी यही होती है कि वो खुद को खुद बचाए, किसी एंटीबायोटिक के बगैर, किसी मेडिसिन के बगैर। तो वो क्या करता है, ऑटो इम्यून जो है वो खुद ही मतलब कोशिश करता है कि वो उसको ठीक कर ले। तो ये हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है, द एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। एटियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है कि रीजंस बिहाइंड दैट डिजीज, यानी उस बीमारी के होने का रीजन क्या है, कौन सी वजूहात थी कि वो कॉज हुई है। उसके बाद आ जाता है द अल्टरनेशन इन मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन, यानी जनरल मेटाबॉलिज्म अगर सेल की बात करें तो जनरली उसके अंदर एटीपी जनरेट हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उसके नॉर्मल फंक्शन चल रहे हैं। लेकिन जब वो डिजीज से अफेक्ट हुआ है तो अब उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, ये सब कौन बताएगा, पैथोफिजियोलॉजी। इसलिए बहुत जरूरी है। द प्रिंसिपल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अ डिफरेंट डिजीज, ये क्या करते हैं, हमें प्रिवेंशन भी बताता है, केयर्स भी बताता है, चाहे वो नर्सिंग केयर हो या पैथोफिजियोलॉजी। इवन एमबीबीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट भी अलाउ करती है। अब हाउ टू लर्न पैथोफिजियोलॉजी, ग्रैस्प द मेजर पॉइंट्स, यानी मेन पॉइंट्स को पकड़ो आप, उन पे ग्रिप होनी चाहिए। यूज एक्चुअली डायलेक्टिकल थिंकिंग एंड मेथड, यानी आपको इंटेलेक्चुअल होना है, आपने खुद सोचना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है। आपको कुछ पॉइंट्स मिले हुए होंगे लेकिन कुछ पॉइंट्स को आपने खुद ही रीच करना है। उसके बाद है सिलेक्टिवली रिव्यू रिलेटेड नॉलेज लर्नड प्रीवियसली, इसमें हम रिव्यू भी करते जाएंगे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिव्यू मारो। क्यों, काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, या ऐसा हो जाए सपोज हमने थ्योरेटिकली पढ़ ली कोई डिजीज, अब जब हम क्लिनिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने कोई पेशेंट ऐसा देखा जिसके सिम्टम साइन सब कुछ उससे रिलेट कर रहा है, तो हम उसको लर्न तो हमने किया हुआ है, अब हम उसको मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज का मतलब होता है एक दफ़ा फिर से दोहराना।
अब है पे अटेंशन टू एक्सपेरिमेंटल कोर्सेज, यानी आप कंसर्न आपका क्या होना चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंटल वर्क भी परफॉर्म करें। पे अटेंशन टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप क्लिनिकल वर्क पे फोकस करें। अब है कंस्पेक्टिव्स ऑफ डिजीज। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है? डिजीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब डिजीज का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी बॉडी जो है वो जनरली फ्री हो बस, तो आपको कुछ फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप डिजीज फ्री हैं। कैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डिजीज इज रिफर्ड एज अनयूजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ डीरेगुलेटेड होम्योस्टेसिस काज्ड बाय हार्मफुल एजेंट। डिजीज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बेचैनी फील कर रहे हैं कुछ और। डिजीज का मतलब होता है कि आपके जिस्म के अंदर कोई भी अनयूजुअल नॉर्मल से हट के तब्दीली आती है, या आपके जो नॉर्मल फंक्शन है उनमें डिस्टरबेंस आती है। किस वजह से? किसी हार्मफुल एजेंट की वजह से, उसका एक स्पेसिफिक एजेंट मौजूद हो, तो इसको हम डिजीज बोलते हैं। अब दूसरा क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज इज डेफिनेटली अ पैथोजेनिक प्रोसेस विद अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इन्वॉल्व्ड इन द मैनी ऑफ इट्स पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि कोई एक रीजन होता है जिसका कोई ना कोई काजिंग एजेंट होता है। अब हम उसके साइंस देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं जो उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हेन इट फंक्शंस ऑप्टिमली विदाउट एक्चुअली क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस। यानी हेल्थ वो स्टेट है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसके जितने भी फंक्शंस हैं उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये क्या है? हेल्थ है। अब दूसरी WHO ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? हेल्थ इंडिकेट्स नॉट ओनली विदाउट एन एविडेंस ऑफ डिजीज बट आल्सो स्टेट कंप्लीट वेल बीइंग फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली। इसका मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं हेल्थ की तो WHO ने बोला है कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की डिजीज नहीं है, या कोई हमें ऐसा पॉइंट या साइन या सिम्टम ना मिले कि इसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ऐसी स्टेट जिसमें एक तो आपके जिस्म के अंदर कोई डिजीज का साइन सिम्टम नहीं है, दूसरा ये कि आप मेंटली वेल बीइंग है, यानी कि आप पुरसुकून है, मेंटल लेवल आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, फिजिकली आप बिल्कुल गुड दिखते हैं, वेल दिखते हैं। सोशली कैसे? यानी आप जो आपकी सोसाइटी है उसके अंदर आपका बिहेव कैसा है, ये सब इंडिकेट करता है किस चीज को? हेल्थ। अब है एटियोलॉजी ऑफ डिजीज। Etiology is used to study the causative agents including microorganism, environmental, social factor and personal habits is contributing to factor that causes disease. Etiology में हम बात करते हैं उन agents की, उन microorganisms की जिनकी वजह से वो disease cause होती है, या फिर वो factors जो इस disease को cause कराते हैं। अब कैसे? और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, लाइफ स्टाइल भी बहुत अफेक्ट करता है। कैसे? कुछ पर्सन जो देख लो, अगर वो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके इंटरनल फंक्शन जो है डैमेज होंगे। या फिर कोई बंदा स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीने से उनके लंग्स जो है वो खराब हो जाते हैं। कहते हैं नॉर्मल जो लंग्स का कलर होता है वो पिंकिश कलर होता है, जबकि अगर जो अफेक्टेड पर्सन होता है जो स्मोकिंग वगैरह करता है उनके लंग्स आप देखेंगे ना बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की शेड देते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ये नेचुरली नहीं था लेकिन उन्होंने कर दिया है अपनी स्मोकिंग की बैड हैबिट से। एटियोलॉजी बेसिकली हम सिंपली इसको भी कह सकते हैं कि उन सवालों के जवाब तलाश करना जो आपके माइंड में उभरते हैं, या डिजीज के मुतालिक जितने भी सवालात हैं, ये डिजीज हुई क्यों, कैसे हुई, इसके कॉजेटिव एजेंट्स वगैरह क्या थे, ये सब की इसमें आता है एटियोलॉजी। अब एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की बात कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम मेल न्यूट्रिशन कंसीडर कर सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन कैसे? कुछ बंदे होते हैं वो पैदाइशी तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर हम उनको ऐसी डाइट नहीं दे पाते, या उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती, या कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, या कुछ भी जिस वजह से उनकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती, तो वो मेल न्यूट्रिशन के अंडर चले जाते हैं। अब एटियोलॉजिकल फैक्टर में हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स तो पढ़ लिए, अब इंट्रिंसिक कौन से होते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है जो हमें समझना चाहिए, जेनेटिक लफ्ज़ का मतलब होता है मुरुसित, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर होते हैं। अब ये बेनिफिशियल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं? कुछ कैरेक्टर अच्छे होते हैं, कुछ लोगों का जो आई कलर होता है वो बहुत प्यारा होता है, ब्राउनिश हो, ब्लूइश हो, या हेयर कलर है ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, ये सब आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ मुंतकिल होते हैं। लेकिन इसमें बैड चीज़ें भी आ सकती है। सपोज अगर किसी के पेरेंट को कोई ऐसी डिजीज़ है जैसे हाइपरटेंशन, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती है यार, या तो ये क्या है? ये उनकी जेनेटिक फैक्टर की वजह से है। कोजेनिटल फैक्टर्स होता है। दूसरा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है। इम्यूनोलॉजिकल यानी किसी बंदे का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक होता है,
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, किसी बंदे का, अब देखो कोई ऑर्गन है यूटिलाइज नहीं हो रहा, अगर कोई बंदा है जो बिल्कुल भी काम वाम नहीं करता, सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो जाहिर सी बात है डिजीज उस पर अटैक करेंगी। वो सिर्फ खाता रहता है, बिस्तर से उठे ना, वाक ना करे, तो क्या हो जाएगा, एक तो वो मोटापे का शिकार होगा और उसके अंदर डिफरेंट डिजीज जन्म भी ले सकती हैं। अब है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है एक, तो फिजियोलॉजिकल डेथ्स है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अब है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, नेचुरल कंडीशंस, यानी नेचुरली किसी बंदे को कोई डिसऑर्डर वगैरह है, ये है, फिजिकल कंडीशन है, उसकी फिजिकल लुक कैसी है, या सोशल कंडीशंस भी है। पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज में क्या आता है, डिस्टर्बेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी पैथोजेनेसिस में क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में स्टे करना। कैसे, नॉर्मल तौर पे हम बिल्कुल सेहतमंद हैं, गुड है, वेल एंड गुड है, तो ये हमारा होम्योस्टेसिस बैलेंस में है, लेकिन कोई ऐसा एजेंट आ जाता है जो इसको काज करवाता है। अब डिस्टर्बेंस ऑफ होम्योस्टेसिस तो हो गया, उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ डैमेज एंड एंटी डैमेज, यानी क्या होता है, कोई चीज किसी चीज को डैमेज कर रही है और दूसरी उसके अगेंस्ट वर्क करके करेगी, उसको डैमेज होने से रोकेगी। रिवर्सल रोल ऑफ काज एंड रिजल्ट, रिवर्सल यानी कोई भी एक काज है वो बार बार हो रहा है जिसकी वजह से वो डिजीज हो रही है, अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये सब हम पैथोजेनेसिस के अंदर देखते हैं। को रिलेशन बिटवीन सिस्टमेटिक एंड लोकल रेगुलेशंस, ये भी देखेंगे। और आउटकम ऑफ डिजीज क्या होता है, अब डिजीज का आउटकम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें हो सकती है। कैसे, पहले अगर किसी को फीवर निकल आया है तो भाई उसकी कंप्लीट रिकवरी हो सकती है, हम उसको मेडिकेशन दे देंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। इनकम्प्लीट रिकवरी में क्या है, पेशेंट अभी ठीक नहीं हुआ, उसकी कंडीशन स्टेबल है नहीं, फीवर था उसको तो अभी उसको थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी है या कुछ ऐसा फील हो रहा है या कोई इंजरी बाकी रह गई है, तो ये इनकम्प्लीट रिकवरी है, लेकिन हम उसको फिजिकली बोल रहे हैं कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हैं। डेथ क्या है, कोई डिजीज ऐसी होती है जिनका ट्रीटमेंट चल तो रहा होता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जिसकी कंप्लीट रिकवरी होती ही नहीं है, एटलीस्ट उसकी फाइनल स्टेज क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कैसे, कैंसरस सेल्स की बात कर लें, कैंसर अगर किसी एक एरिया तक लिमिटेड है तो हम वो ऑर्गन काट देते हैं या वो स्पेसिफिक एरिया काट दें तो वो पेशेंट के बचने के चांसेस हैं, लेकिन अगर वो होल बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट हो जाता है तो इट मींस द पेशेंट विल डाई सडनली, वो मर जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती रहती है। अब ब्रेन डेथ क्या होती है, ब्रेन डेथ का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी पिपल्स एक तो डायलेटेड हो गया, मतलब अब वो मूवमेंट कर ही नहीं रही है, हम चाहे उनको कितना भी स्टिमुलाई दे दें वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। दूसरा क्या, एक बंदा है सांस तो ले रहा है लेकिन उसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, वो किसी भी स्टिमुलस को पहचान नहीं सकता, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जिंदा है। किसकी बेसिस पे, सांस ले रहा है लेकिन उसका ब्रेन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, तो ये होती है हमारी ब्रेन डेथ। अब WHO की क्राइटेरिया क्या है, टर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, यानी वो सिर्फ सांस ही ले रहा होगा और कुछ नहीं है। रिवर्सिबल कोमा, वो ऐसी कोमा में चला जाएगा जो रिवर्सिबल नहीं है, दोबारा उस कोमा से बाहर नहीं आ सकता। एब्सेंस ऑफ सेफालिक रिफ्लेक्सेस एंड डायलेटेड प्यूपल्स, यानी वो किसी चीज को रिफ्लेक्स नहीं कर सकता, रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। और पीपल डायलेट होने का मतलब होता है, अगर आप अपनी ही आइज में लाइट मार के देख लो तो पीपल जो है डायलेट भी होते हैं, उसके बाद उनकी मूवमेंट चेंज होती है, बड़े और छोटे होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट जिसका ब्रेन डेथ कर चुका है तो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आती, वो वहीं के वहीं स्टैचू बने हुए होते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एक्चुअली स्टिमुलस, यहाँ पे मतलब क्या है, कोई भी इम्बैलेंस नहीं होगी, उसके अंदर किसी किस्म का इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह पैदा ही नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ ब्रेन फ्लूइड, उसके अंदर जो ब्रेन फ्लूइड्स हैं वो सारे स्किप आउट हो जाएंगे, यानी उसका ब्रेन यूं समझे वो बस एक जिंदा लाश पड़ी हुई होगी जो सांस ले रही होगी। तो ऐसे पीपल्स के लिए एक इंजेक्शन आती है, तो WHO ने वो अलाउ किया हुआ है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी ब्रेन डेथ हो सकती है तो आप उसको वो दे के मतलब भेज सकते हैं अल्लाह मियाँ के पास, ऐसे बोल सकते हैं हम। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है क्योंकि मौत का सफ़र अल्लाह मियाँ ने खुद तय किया है, तो वो जब तय ख़त्म होगा तो आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।